Good morning, बच्चों. Uh, Yesterday we have discussed about the journey of silk and the route through which the Chinese merchants have traveled for the selling of silk to distant lands. As well as in yesterday class we have discussed uh, how the Kushana's rulers made a powerful control over the route which the Chinese travelers followed. As well as besides this, we have also studied that during the time of Kanishka, and who is Kanishka? He is a famous Kushana ruler. Under his reign, uh, Buddhism spread throughout the country as well as in other nations also. For this, he formed a Buddhist council. He had a poet named Ashwaghosh who wrote Ashwa Buddha Charitra, which is basically a biography of Gautam Buddha. So, all such stuff we have studied yesterday. Now, in today's class, we will discuss what other things are mentioned in the Buddha Charitra, and what are the new things which we have discovered in Buddhism also. Okay, so today we will discuss that after the Kanishka rule, Buddhism spread to western and southern India also. यानी कि जैसे ही कनिष्क का एम्पायर, उनका शासन धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा था, बुद्ध धर्म के बारे में और भी कई नई जानकारियां सामने आ रही थी और लोगों को ये पता लगा कि बुद्ध धर्म के दो पंथ हैं, यानी कि दो सेक्ट्स हैं. SECTS सेक्ट्स, यानी कि दो अलग अलग विचारधाराएं हैं बुद्ध धर्म की. एक पुराना वाला बुद्धिज्म कहलाता है बेटा थेरवाड़ा बुद्धिज्म, है ना, और नए वाले को कहा जाता है महायाना बुद्धिज्म, है ना. यानी कि बुद्धिज्म की दो ब्रांचेस हो गई. एक हो गया थेरवाड़ा और दूसरे का नाम हो गया महायाना. So we will discuss in today's class that what is basically the Theravada form of Buddhism and what is basically the Mahayana form of Buddhism. बच्चों, थेरवाड़ा इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, यानी कि थोड़ा पुराना फॉर्मेट है बुद्धिज्म का, जिसमें गौतम बुद्ध को दिखाना के लिए, गौतम बुद्ध की छवि को दिखाने के लिए कुछ साइंस का, चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता था, है ना. जैसे उन्होंने जो एनलाइटमेंट को ऑब्टेन किया, वो ऑब्टेन किया उन्होंने अंडर ए पीपल ट्री, यानी कि पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने वर्षों तक तपस्या की, तब जाकर उन्हें एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई. ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं. तो थेरवाड़ा बुद्धिज्म में गौतम बुद्ध की छवि को, उनकी इमेज को बताने के लिए पीपल ट्री का इस्तेमाल किया जाता था. मतलब गौतम बुद्ध की पिक्चर नहीं होती थी, उनकी स्टैच्यू नहीं होती थी, केवल उस पीपल ट्री को बताया जाता था, जिससे ये समझा जाता था कि ये पीपल ट्री किसे इंडिकेट कर रहा है, गौतम बुद्ध को इंडिकेट कर रहा है. इसके अलावा थेरवाड़ा बुद्धिज्म में एक और बात थी कि अगर आपको एनलाइटमेंट की प्राप्ति करनी है ना, और एनलाइटमेंट अगर आपको प्राप्त हो जाता है, तो उसके बाद में आपको आइसोलेशन यानी कि अज्ञात जगह पर जाना होगा और वहां पर और मेडिटेशन यानी कि ध्यान करना होगा. ये दो बातें थी थेरवाड़ा बुद्धिज्म की. इन दोनों बातों को चेंज
फॉर्मेट में समझा गया नए वाले बुद्धिज्म में, जिसका नाम था महायाना बुद्धिज्म। अब महायाना बुद्धिज्म में क्या चेंज आए? पहला चेंज, अब गौतम बुद्ध के स्टैच्यूज की फॉर्मेशन होने लगी, और ऐसा माना जाता है कि मथुरा या दूसरी जगहों पर अब पीपल ट्री नहीं, अब पत्थर में को कार्व करके उन्हीं में अच्छी सी शेप देकर वहां पर अब स्टैच्यूज बनाए जाने लगे, है ना। अर्लियर पहले थेरवाड़ा में हम क्या करते थे, केवल साइंस चिन्हों का, जैसे पीपल ट्री का इस्तेमाल करते थे गौतम बुद्ध को बताने के लिए, और अब महायाना में क्या होने लगा, अब स्कल्पचर्स स्टैच्यूज बनाए जाने लगे, है ना। स्टैच्यू का मतलब होता है मूर्ति, अब गौतम बुद्ध की मूर्ति को बनाया जाने लगा। तो पहला परिवर्तन ये। दूसरा परिवर्तन था बोधिसत्वास, है ना। अब बोधिसत्वा क्या शब्द है? बोधिसत्वा का अर्थ होता है दोज पीपल हु हैव अटेन्ड एनलाइटमेंट, यानी कि गौतम बुद्ध ने तो एनलाइटमेंट को ऑब्टेन किया ही था, लेकिन गौतम बुद्ध तो अब दुनिया से जा चुके थे। अब उनके जो अनुयायी थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने भी गौतम बुद्ध के पद चिन्हों पर चलते हुए मेडिटेशन किया और एनलाइटमेंट को ऑब्टेन किया। सो दोज पीपल हु हैव अटेन एनलाइटमेंट लाइक गौतम बुद्धा आर नॉन एज बोधिसत्वास, है ना। और फिर लोग उनकी भी पूजा करने लगे, यानी कि उन बोधिसत्वास की भी पूजा की जाने लगी। और परिवर्तन ये आया कि अब उन्हें आइसोलेशन में जाकर मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है, दे हैव टू रिमेन इन द सोसाइटी, है ना। उन्हें इसी समाज में रहना होगा और वो रह सकते हैं, ताकि वो यहाँ पर जो लोग रहते हैं, जो अन्य लोग हैं जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं या और भी अगर किसी धर्म को फॉलो करते हैं, तो वो उनकी मदद कर सकें, उनकी समस्याओं को सुलझा सके, उनकी प्रॉब्लम्स को सुन सके और उसका सॉल्यूशन बता सके, है ना। पहले क्या होता था, इफ वंस यू हैव अटेन एनलाइटमेंट यू हैव टू गो इन द आइसोलेशन एंड देन मेडिटेट। देन व्हाट चेंज इन द महायाना बुद्धिज्म? महायाना बुद्धिज्म में ये कहा गया कि दोज पीपल हु हैव अटेन एनलाइटमेंट आर नोन एज बोधिसत्वास एंड पीपल हैव स्टार्टेड वर्शिपिंग देम, उनकी भी पूजा होने लगी। और साथ साथ ये भी परिवर्तन आया कि अब उन लोगों को जिन्हें एनलाइटमेंट ऑब्टेन हो चुका है, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उन्हें आइसोलेशन में रहने की जरूरत नहीं है। दे विल स्टे इन द सोसाइटी एंड हेल्प अदर पीपल इन अंडरस्टैंडिंग और अटेनिंग द एनलाइटमेंट ऑल्सो, ठीक है। तो जो महायाना बुद्धिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा बच्चों फेमस हुआ सेंट्रल एशिया में, है ना। सेंट्रल एशिया के जैसे देश होते हैं, जैसे कोरिया हो गया, है ना, जापान हो गया, है ना, चाइना हो गया, ये सब सेंट्रल एशिया के देश आते हैं। और इस समय पर काफ़ी ज़्यादा मोनेस्ट्रीज भी डेवलप होने लगी। मोनेस्ट्रीज क्या होती हैं? मोनेस्ट्रीज होती हैं बच्चों वो ठहरने की जगह जहाँ पर बुद्ध धर्म के जो फॉलोअर्स हैं वो कुछ समय पर आकर, कुछ समय के लिए आकर वो वहाँ पर विश्राम कर सकते हैं, रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं। दोज प्लेसेस आर नोन एज मोनेस्ट्रीज और विहारास। ये बात हम पिछले वाले चैप्टर्स में पढ़कर आए हैं। तो अब नई नई मोनेस्ट्रीज को बनाया जाने लगा। अब इतना पैसा तो था नहीं बच्चों, क्योंकि टैक्स नहीं था, है ना। अभी तक सिस्टम क्या चल रहा था? ट्राइब्यूट का सिस्टम चल रहा था। तो पहाड़ों में ही गुफाओं को बनाया जाने लगा, है ना। अब इसके लिए भी जो थोड़ा बहुत पैसा लगता था, उसे उस समय के जो किंग्स होते थे या क्वींस होते थे या जो मर्चेंट्स होते थे, वो लोग थोड़ा थोड़ा पैसा देने लगे, है ना। और फिर जो केव्स बनाई जाने लगी, है ना, केव्स यानी कि गुफाएं बनाए जाने लगी, जहाँ पर बारिश से बचने के लिए या ठंड से ज़्यादा सर्दी हो तो कुछ समय पर ठंड से बचने के लिए जो मॉन्क्स होते थे, है ना, जो मॉन्क्स या नन्स जो भी फॉलोअर्स हैं बुद्ध धर्म के, वो आकर उस समय पर वहाँ पर रुका करते थे।
समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बदलता गया, इन मोनेस्ट्रीज का स्टैंडर्ड भी चेंज होता गया। यानी कि पहले ये पहाड़ों में गुफाएं बनाई जाने लगी, फिर धीरे धीरे जब इनकम के सोर्स बढ़ने लगे, तब जो किंग्स थे उन्होंने कुछ ज़मीनों को डोनेट कर दिया, है ना, मोनेस्ट्रीज के लिए। और फिर मर्चेंट्स ने या किंग्स ने, क्वींस ने जो पैसा दिया, उससे दूर दूर देशों से अच्छे अच्छे कीमती पत्थर मंगाए जाने लगे, और फिर अच्छी अच्छी मोनेस्ट्रीज भी डेवलप होने लगी। अब ये तो बात हुई महायाना की। जो इसका बुद्धिज्म का ओल्ड फॉर्मेट है, जिसे हम थेरवाड़ा बुद्धिज्म के नाम से भी जानते हैं, वो ज़्यादातर फ्लरिश हुआ बच्चों साउथ ईस्ट में, है ना। साउथ ईस्ट में जो देश आते हैं उनमें है म्यांमार, है ना, थाईलैंड, है ना, श्रीलंका, इंडोनेशिया, है ना। तो ये पुराना वाला बुद्धिज्म है ना, तो इसका ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। महायाना जो नया आया, नए देशों ने जिन्हें फॉलो किया, जैसे कोरिया, जापान, चाइना, यहाँ पर महायाना बुद्धिज्म डेवलप हुआ, है ना। तो आई होप आप इन चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, और अगला टॉपिक है हमारा पिलग्रिम्स को लेकर, है ना। तो पिलग्रिम पहले क्या होता है, पहले उससे समझते हैं। पिलग्रिम्स मतलब होता है ट्रैवलिंग टू ए होली प्लेस, है ना। दोज जैसे तीर्थ यात्री, जैसे हम बच्चों वैष्णो देवी जाते हैं, है ना, मथुरा जाते हैं, काशी जाते हैं, है ना, दरगाह पर जाते हैं, है ना, मक्का मदीना जाते हैं, है ना, गुरुद्वारे में जाते हैं, है ना, या चर्च में जाते हैं। तो सब अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग अपने अपने होली प्लेसेस पर जाते हैं। तो those people who move to a holy places for worshipping God are known as pilgrims, है ना, उन्हें कहा जाता है तीर्थ यात्री। अब बुद्ध धर्म को समझने के लिए समय समय पर, है ना, बाकी देशों से ऐसे खूब सारे लोग थे जो भारत में आए, और उनका मकसद ये था, उनका मोटिव ये था कि वो लोग यहाँ पर अच्छे से बुद्ध धर्म को समझ सकें, है ना, बुद्ध धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों को समझ सकें कि वो क्या क्या बातें हैं जो गौतम बुद्ध ने यहाँ पर रहकर सिखाई थी, है ना, या उन्होंने ऐसी कौन सी बुक्स थी जो उनके फॉलोअर्स ने लिखी, वो कौन कौन सी मोनेस्ट्रीज हैं जो बुद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। इन सारी बातों को स्टडी करने के लिए ऐसे खूब सारे पिलग्रिम्स यानी कि तीर्थयात्री चाइना से भारत में विजिट करने के लिए आए, यानी कि घूमने के लिए आए। कुछ ने घूमने के लिए या विजिट करने के लिए सड़क के मार्ग यानी कि लैंड रूट को सेलेक्ट किया, और कुछ पिलग्रिम्स ने सी रूट को सेलेक्ट किया, है ना। लेकिन इतने सारे पिलग्रिम्स में से केवल हम 3 मेन पिलग्रिम के बारे में बात करेंगे, जिसमें से पहले हैं फाजियान, है ना, दूसरे हैं बेटा जुआनजैंग, और थर्ड हैं आई किंग। ठीक है, तो these 3 names they came to India for studying Buddhism and the things associated with the गौतम बुद्ध, यानी कि ये गौतम बुद्ध ने जहाँ जहाँ पर समय बिताया, ये उन सभी जगहों पर गए। गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई जितनी भी मनुस्क्रिप्ट्स थी, जितनी भी बुक्स थी, जितने भी स्टैच्यूज थे, जितने भी बातें थी, उन सभी बातों को सुना, समझा और काफ़ी वक्त बिताया भारत में, है ना। ऐसा नहीं कि आए 1-2 दिन में घूमकर वापस चले गए, है ना, ऐसा नहीं था। दे स्पेंडेड ए क्वालिटी टाइम, दे स्पेंडेड मैनी ईयर्स इन इंडिया फॉर स्टडिंग बुद्धिज्म इन डिटेल, यानी कि बुद्ध धर्म को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए इन्होंने भारत में काफ़ी अच्छा लंबा वक्त बिताया। तो मैं सबसे पहले आपको
जुआन ज़ैंग के बारे में बताना चाहूँगा बच्चों कि जुआन ज़ैंग कौन थे और वो भारत में किस तरह से यहाँ पर आए। तो जुआन ज़ैंग बेटा फर्स्ट चाइनीज़ पिलग्रिम थे जो कि भारत में आए, और इन्होंने चाइना से भारत में आने के लिए जिस रूट को सेलेक्ट किया वो रूट था बच्चों लैंड रूट, यानी कि ज़मीन का रास्ता था, है ना। तो मैंने अभी आपको जब सिल्क रूट डिस्कस किया था तब मैंने आपको जानकारी दी थी कि सिल्क रूट दो जगहों से होता था, या तो सड़क के मार्ग से, है ना, या फिर समुद्र के रास्ते से, है ना। तो चाइनीज पिलग्रिम ने भी भारत में आने के लिए दो तरह के रास्तों का सिलेक्शन किया, सड़क का मार्ग यानी कि लैंड रूट, या फिर पानी का मार्ग यानी कि सी रूट। तो जो जुआन ज़ैंग थे, जुआन ज़ैंग यानी कि ये सेकंड नाम की बात कर रहा हूँ बच्चों में, तो जो जुआन ज़ैंग थे उन्होंने भी भारत में आने के लिए लैंड रूट का सिलेक्शन किया। इसके अलावा और क्या खास बात थी इनके साथ में कि दे कैरीड विद हिम द स्टैच्यूज, है ना, इन्होंने बहुत सारे स्टैच्यूज को भी आपस में अपने साथ में रखा। तो जुआन ज़ैंग जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि इन्होंने सड़क के मार्ग का सिलेक्शन किया। इन्होंने काफ़ी वर्ष बिताए बेटा भारत में गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई जानकारी और सामग्री को इकट्ठा करने में, और ऐसा माना जाता है कि जब ये भारत से जा रहे थे तब इन्होंने गौतम बुद्ध के खूब सारे स्टैच्यूज यानी कि मूर्तियों को अपने साथ में ले लिया, जो कि गोल्ड यानी कि सोना, सिल्वर यानी कि चांदी, और सैंडलवुड यानी कि जो कि चंदन की लकड़ी जिसे कहा जाता है उससे बनी हुई स्टैच्यूज को अपने साथ में लिया यानी कि कैरी किया। इसके अलावा 600 मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? राइटिंग्स रिटन ऑन द पाम लीव्स बाय हैंड, है ना। मनु मतलब होता है हाथ, हैंड, और स्क्रिप्ट मतलब राइटिंग, यानी कि ऐसी चीजें जो हाथ से लिखी गई थी गौतम बुद्ध के बारे में, यानी कि जो मनुस्क्रिप्ट का कंसेप्ट है। तो ऐसी 600 के आसपास मनुस्क्रिप्ट को इन्होंने कैरी किया। इसके अलावा जो स्टैच्यूज थे उन्हें भी कैरी किया। अब इतना ज़्यादा सामान इनके लिए ले जाना आसान तो था नहीं, तो इन्होंने अपने साथ में 20 घोड़ों को तैयार किया। दे अरेंज्ड 20 हॉर्सेस एंड ऑन द बैक ऑफ देम, यानी कि उनकी पीठ पर ये सभी स्टैच्यूज और मनुस्क्रिप्ट को लाद दिया गया, यानी कि कैरी लोड कर दिया गया। अब जब ये उस सड़क के मार्ग से होते हुए चाइना जा रहे थे तो बीच रास्ते में इनको इंडस रिवर भी क्रॉस करने को मिली। तो इंडस रिवर को क्रॉस करने के लिए इन्होंने बोट का इस्तेमाल किया। तो उस बोट में थोड़ा सा मिसबैलेंस होने की वजह से कुछ ऐसा माना जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें ये बताया है या हिस्टोरियंस ने हमें जानकारी दी है कि ऑलमोस्ट 50 मनुस्क्रिप्ट, है ना, दे हैव लॉस्ट, यानी कि उन 600 में से 50 मनुस्क्रिप्ट चाइना पहुंचते पहुंचते खो गई रास्ते में, है ना। अब उसका रीजन क्या रहा ये हमें नहीं जानकारी है। तो वहां तक ये केवल स्टैच्यूज और 600 में से 50 तो लॉस्ट हो गई, बची कितनी? केवल 550। तो 550 मनुस्क्रिप्ट्स को लेकर ये चाइना पहुंच गए। वहां पर जाकर ऐसा माना जाता है कि जुआन ज़ैंग ने अपना पूरा जीवन इन मनुस्क्रिप्ट को समझने में और उसे ट्रांसलेट करने में, चाइनीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने में ही बिता दिया। क्योंकि ये जो अभी मैंने एक बुक का नाम लिया था बुद्ध चरित्र, जो कि अशु घोष ने लिखी थी कनिष्का के समय पर, तो इन्होंने ये प्योरली संस्कृत में लिखा था, है ना। तो बुद्ध धर्म से ज्यादातर जो जानकारी थी ये सारी बुक्स बेटा एक्सक्लूसिवली केवल और केवल संस्कृत में लिखी गई थी। अब संस्कृत भाषा को चाइना में कैसे समझा जाएगा, है ना, वहां तो संस्कृत चलती नहीं है। तो जुआन ज़ैंग ने अपना पूरा जीवन उस संस्कृत को समझने में और फिर उसे समझ के वापस से उन मनुस्क्रिप्ट को दोबारा से लिखा चाइनीज भाषा में, ताकि वहां के लोग भी इसे समझ सकें, और जब तक समझेंगे नहीं तब तक उनका इस धर्म में विश्वास नहीं जगेगा, और समझने के बाद ही वो इसे बहुत ही अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। तो ये थी बेटा जर्नी चाइनीज पिलग्रिम जुआन ज़ैंग की।
कल वाली क्लास में हम इसके आगे बात करेंगे, जिसमें फाजियान ने कहाँ कहाँ पर विजिट किया, उन्होंने किस तरह से वो चाइना पहुँचे, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा जो भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ यहाँ पर इंडिया में, और क्रिश्चियनिटी की कुछ खास बातों के बारे में बात करेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।